आइए हम लोग जलवायु विज्ञान के बारे में सीखते हैं कि जलवायु विज्ञान है क्या, ये कैसे डेवलप हुआ और इसका सिलेबस क्या है और इसको आपको किस तरह से सीखना है और यह मानव जीवन में किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। हमारे इस पृथ्वी पर मिलने वाले सभी वनस्पति और जीव एक जलवायु विज्ञानी हैं। आप टाइगा के शंक्वाकार वनों से अगर पूछिए तो वो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी जानते हैं, अपनी पत्तियों को कैसे नुकीली कर लें, अपने वृक्षों के आकार को कैसा नुकीला कर लें, यह उस क्लाइमेट के अनुरूप कर लेते हैं। अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो उष्ण मरुस्थल के वृक्ष भी वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार अपना अनुकूलन कर लेते हैं, अपनी जड़ों को नीचे ले जाना, पत्तियों को छोटा करना चालू। एक सांप भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट होता है, वो भी सीजन के अनुसार अपने को एडजस्ट करता रहता है। अब रहा मानव का, मानव भी अगर वनस्पति और जीव क्लाइमेटोलॉजी को जानते हैं तो मानव भी जानता है और बहुत पुराना अनुभव रहा है। और चढ़ी शुक्र को बादरी, रही शनिचर छाए, घाघ कहे रे घाघिनी, बिन बरसे न जाए। ये सब तजुर्बा बता रहे हैं कि हमारा मानव समाज जलवायु विज्ञान से अपरिचित नहीं है, लेकिन उसकी जिज्ञासा लगातार बढ़ती रही, क्योंकि पैदा होते ही वह जब पहला शब्द क्या कहा तो वो एटमॉस्फेयर था, वायुमंडल ही था। भले स्थल मंडल पर था लेकिन वायुमंडल में कहा, लेकिन वह वायुमंडल के तत्वों को अनुभव तो करता रहा लेकिन उसका मापन नहीं कर पाया। मापन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू हुआ 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, और जब माप जोख होने लगी टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तब जलवायु का क्वांटिटेटिव स्टडी शुरू हुई। पहले क्वालिटेटिव थी कि बहुत गर्मी है, बहुत ठंडक है, लेकिन अब हम लोग कहते हैं नहीं, इतना पारा है, इतना कम पारा हो गया है। लेकिन क्वांटिफिकेशन का दौर चलता रहा और मानव आज IRS और इनसाइट जो हमारे स्पेस बेस्ड स्टेशंस हैं उनसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स की स्टडी कर रहा है। तो लोअर क्लास में हम लोग इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, लेकिन जब इसकी साइंटिफिक स्टडी हम लोग हायर क्लास में करने लगते हैं तो उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। लेकिन आजकल एटमॉस्फेरिक साइंसेज एक वाइड टर्म है। क्लाइमेटोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, जो इस मॉडल में स्पष्ट है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी का पहला चैप्टर इंसोलेशन, माने सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी पर गिर रही हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। इंसोलेशन से प्रभावित होता है उसका कंपोजिशन। वैसे तो कंपोजिशन वायुमंडल का संगठन है जिसमें गैस, धूलिकण और जलवाष्प हैं। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी से ही निकले हैं, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण इसके पास हैं। कंपोजिशन के बाद इसमें कंपोजिशन पृथ्वी से जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते हैं वो चेंज होता है, और इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, इस तरह से। तो कंपोजिशन में वर्टिकल वेरिएशन होता है, इसलिए इसमें लेयर्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखते हैं कि इंसोलेशन जब पृथ्वी की सतह पे आता है तो अवशोषित होकर के वह लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा जब वापस किया जाता है तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन जो गैस, डस्ट, वेपर हैं उसको अवशोषित कर लेती हैं। उस एनर्जी को टेम्परेचर कहा जाता है। तो हम लोग पूरे ग्लोब पर टेम्परेचर की स्टडी करते हैं।
टेम्परेचर के बाद हम लोग उसी के साथ ही हीट बजट का अध्ययन करते हैं। हीट बजट में क्या करेंगे, जब सूर्य से आने वाली एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होके इसके सरफेस पर आ जाती है और जब सरफेस से लॉन्ग वेव रेडिएशन द्वारा जाती है तो एटमॉस्फेयर उसको अवशोषित कर लेता है और कुछ वो बायोमास बनाने में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी आती है, वापस जाती है और ये हीट बजट होता है जिसमें कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में परमानेंटली रहती है दिन रात, उसको हीट बैलेंस कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस समय हमारे एटमॉस्फेयर का हीट बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और हीट बजट पढ़ने के बाद हम लोग प्रेशर पढ़ते हैं। प्रेशर क्या होता है, जहाँ पर सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, कन्वेक्शनल करंट, और लो प्रेशर हो जाता है। और जब हवा ऊपर उठने लगती है तो इसको इनस्टेबिलिटी कहा जाता है, अस्थिरता। इसलिए हमारा अगला टॉपिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी होता है। और इसके बाद जब हवा उठेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। इस लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए कहीं पास से तो हवा आएगी ही, इसलिए विंड चल पड़ी। ये विंड जहाँ से आएगी वहाँ पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा, क्योंकि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर तरफ आती है। तो जब हवा आएगी तो इसके अंदर कुछ न कुछ जलवाष्प होगा, वो चाहे इवेपोरेशन से चाहे इवेपोट्रांसपिरेशन से, इसलिए वो वेपर लाएगी जलवाष्प। इसलिए विंड हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन विंड के साथ आएगी ह्यूमिडिटी, नमी। और जब नमी आएगी तो ये नमी ऊपर की तरफ उठेगी, कन्वेक्शनल करंट साथ ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो पर्याप्त ऊंचाई पर जाकर एटमॉस्फेयर में जब इसकी वाटर वेपर कंज्यूम हो जाती है तो वहाँ पर होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में पॉकेट्स में दिखते हैं, जिनको कहा जाता है क्लाउड्स, बादल। और इस तरह से बादल बनने के बाद संघनन होता है और फिर होता है प्रेसिपिटेशन, वर्षा। प्रेसिपिटेशन जब हो जाएगा तब वो जलवाष्प तो संघनित होकर नीचे गिर गई, गैसियस, तरल, ठोस रूप में। लेकिन उसकी लैटेंट हीट तो उसमें रह गई, वो तो कहीं जाएगी नहीं। अब वो लैटेंट हीट नीचे उतरना चाहती है, नहीं उतर सकती है, क्योंकि नीचे से कन्वेक्शनल करंट उठ रही है। इसलिए लैटेंट हीट मजबूर होकर के किसी दिशा में ऊपर भी जाना असंभव है, क्योंकि ऊपर ट्रोपोपाज है और इसके बाद यह लेफ्ट या राइट किसी साइड में जाएगी। जैसे लेफ्ट या राइट साइड में चली वो हो जाएगी जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर क्या वेदर कंडीशन हो रही हैं और यहाँ पर क्या वेदर फोरकास्ट होना है, जब तक हम ऊपर की दशाओं को नहीं देखेंगे तब तक नीचे को नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीचे की ये व्यवस्था, दुख सुख, शारीरिक आपदा, इन सब में कभी कभी इंसान ऊपर वाले को भी याद करता है कि कोई शक्ति है, वही तो है जेट स्ट्रीम। और इसी में एक एंटीटेड है, हम लोग इसको भी सीखेंगे, जो कि सतह से उठने वाली हवा लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई से ऐसे मुड़ जाती है, इसको एंटीटेड कहा जाता है। क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर लगभग 2 किलोमीटर तक वायुमंडल बहुत सघन होता है, उसके बाद विरल हो जाता है। और इसके बाद ये जेट जब जाएगी तो जेट के ठीक नीचे से ये हवा चल पड़ी है, इधर यहाँ जगह बन गई है। जगह माने खाली हो गया है थोड़ा सा, इसलिए जेट बहुत आगे न जाके यहीं उतरेगी। जब जेट उतरेगी तो फिर यहाँ से फिर विंड के
सरफेस विंड के रूप में चल पड़ेगी। इस तरह से आप देख रहे होंगे तो बन जाता है एक सेल। यही सेल जो है कहलाता है ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिकोशिकी संचरण। और इस तरह से इसके बीच में एक जो मास है, मास ऑफ एयर, वही बन जाती है एयर मास। और एयर मास बन गई तो जहाँ पर दो हवाएं आपस में टकराती हैं वहाँ बन जाता है साइक्लोन। साइक्लोन हम लोग वर्ल्ड में दो टाइप का पढ़ेंगे। एक साइक्लोन टेम्परेट जो 60-65 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच बनेगा, जहाँ पर कोल्ड पोलर विंड और वार्म वेस्टर्लीज टकराती हैं। दूसरा साइक्लोन बनेगा ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पर सन वर्टिकल होता है और दोनों हेमिस्फीयर की प्लेट टकराती हैं और ITCZ बनता है। साइक्लोन इन्हीं एयर मास के किनारों पर ही घटना होती है। साइक्लोन पढ़ने के बाद भला एंटी साइक्लोन हम छोड़ कैसे सकते हैं? जब हवा सतह से ऊपर उठी तो कहीं न कहीं उतरेगी और उसका भी इम्पैक्ट वहाँ के क्लाइमेट पर पड़ता है। तो एंटी साइक्लोन दो जगह होंगे वर्ल्ड में, एक तो पोल पर, दोनों पोल पर जहाँ हवाएं उतरेंगी, और दूसरा 30-35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर, वहाँ भी हवा उतरती है। और साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बहुत ही आवश्यक होते हैं पायलट के लिए जो वायुयान चलाते हैं। और इसके बाद हम लोग जब देख रहे हैं कि वर्ल्ड में इक्वेटर से पोल तक जाने में अलग अलग कंडीशंस हैं, कहीं हवा उठ रही है, कहीं उतर रही है, कहीं थर्मल बेल्ट में अंतर है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर कई तरह की क्लाइमेट मिलती हैं। उसको सीखना भी हमारा फर्ज होता है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। और उसमें हम लोग वर्ल्ड के क्लाइमेट टाइप्स को पढ़ते हैं, जिसमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट भूमध्य रेखीय जलवायु से स्टार्ट करते हैं और पोलर क्लाइमेट तक। मेजर 11 है, लेकिन 11 मेजर के अलावा विद्वानों ने, क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने उनको और भी आधारों पर क्लासिफाई किया है। इसलिए उस वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप में कोपेन का, थॉर्नथेट का, ट्रिवार्था का भी सीखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी सीखने के बाद हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन, अप्लाइड पार्ट, ये तो सब हो गया थियोरेटिकल पार्ट, लेकिन उसके एप्लीकेशन को भी सीखते हैं। एप्लीकेशन में क्या है कि जब पानी बरसेगा, अंत में जब रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल का कुछ वाटर लैंड में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ग्राउंड वाटर हो जाता है, कुछ सरफेस रूप में बह के ओशन में चला जाएगा, लेकिन ओशन में जो जाएगा वहीं नहीं रहेगा, वो फिर सन की एनर्जी आएगी और फिर इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाएगा और फिर लैंड पर आएगा, कुछ ग्राउंड में और फिर ओशन में। इस तरह से हमारा एक टाइप चैप्टर होगा ग्राउंड वाटर एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन इंटरफियरेंस इसमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट और अप्लाइड एस्पेक्ट है वेदर फोरकास्ट। आजकल हमारी जितनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर, एविएशन, टूरिज़म, इंडस्ट्रीज, वो सब की सब डिपेंड करती हैं कि हमारा वेदर कल का कैसा होगा। इसलिए हमारे वेदर साइंटिस्ट वेदर फोरकास्ट करते हैं और हमारा पूरा इंडियन सोसाइटी उसको इंतज़ार करती है कि वेदर कैसा होगा, उसके अनुसार वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर डिसीजन लेते हैं। और इसके बाद हम लोगों को एक उत्सुकता होती है कि अगर आज हमारी क्लाइमेट ऐसी है तो क्या हमेशा ऐसी रहेगी? नहीं, हम अपनी जनरेशन में ही देख रहे हैं कि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, इसलिए जिज्ञासा होती है कि पीछे भी चेंज हुआ होगा। इसीलिए क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करते हैं और इसमें पैलियो क्लाइमेट, पूरा जलवायु विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। और बहुत
पूरा जलवायु विज्ञान में हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से क्या चेंज हुआ है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक की भी स्टडी करते हैं। और इस तरह से इतना सीखते सीखते फिर मन में एक इच्छा होती है कि ये जो इंजीनियर साहब हैं, सन ही हमारे पूरे क्लाइमेटोलॉजी का इंजीनियर है। अब इस सन को कह दीजिए कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगे तो न तो इंसोलेशन आएगा, न तो टेम्परेचर होगा। तो हम अब तक जितना सीखे इसमें सूरज ही इसका मेन इंजीनियर है, क्योंकि सूरज को थोड़ी देर हटा दीजिए तो न सूरज होगा, न इंसोलेशन आएगा। इंसोलेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा, विंड नहीं चलेगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। देख रहे हैं ना, सारे चैप्टर कम से कम लड़खड़ाते चले जाएंगे। और फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, फिर वर्ल्ड में क्लाइमेटिक टाइप्स नहीं होगी, कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेगा, वेदर फोरकास्ट नहीं होगा। इसलिए सन इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ आवर क्लाइमेटोलॉजी साइंस। और सन को हटा भी दिया गया था, किसी ने एक बार हटा लिया था। वो कोई था ना जो कि जाकर के सुबह सूरज को मम्मी के कहने में गलतफहमी में मुंह में अंदर डाल लिया था। अब बताए उस समय क्लाइमेटोलॉजी कहाँ गई होगी, हनुमान जी के मुंह में चले गई होगी। उस समय इंसोलेशन आए नहीं होगा, सब कुछ बंद होगा। इसलिए सूरज को एक प्रधान देवता माना जाता है। ये सूर्य जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण देवता है जो कि क्लाइमेटोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इतना सब सीखने के बाद हम इसी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर रह रहे हैं, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा तो होती है कि ये सब के सब एनर्जी हैं, तो इन एनर्जी का यूज क्या हम नहीं करना चाहते हैं क्या? हम करते आ रहे हैं बहुत शुरू से, आज भी कर रहे हैं। और क्लाइमेटोलॉजी का सही यूज तो एक जानवर भी कर लेता है। एक जानवर को जाड़े में देखिए, सूरज निकलते ही वहाँ खड़ा हो जाएगा जहाँ उसको विटामिन डी इंसोलेशन मिल रहा है। एक जानवर जब बारिश होगी तो जितने बेघर चिड़िया हैं कहाँ छुप जाएंगे, आप जरा सोचिए। ये सब के सब क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और ये क्लाइमेट में अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में विशेषज्ञ हैं। लेकिन आज का मानव समाज अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी की तरफ आगे बढ़ा रहा है और वो हर तरह से इंसोलेशन से भी, हर चैप्टर से एनर्जी ले रहा है। इंसोलेशन से भी लाइट हीट एनर्जी, और उसके टेम्परेचर से भी एनर्जी ले रहा है, और उसके विंड से विंड एनर्जी ले रहा है, क्लाउड से क्लाउड सीडिंग, प्रेसिपिटेशन, जेट से, हर तरह से एनर्जी ले करके और इनके हर चैप्टर्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रयोग में ला रहा है। इसलिए क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लाइमेटोलॉजी इस समय कंसर्न है न केवल गांव के किसान का, बल्कि WPCC वर्ल्ड पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल फोरम तक इसकी बातें हो रही हैं। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टि से इसकी तैयारी करना है तो उसमें कुछ आप इम्पॉर्टेंट चाहते होंगे, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट में यदि आप साइक्लोन सीख लेते हैं, साइक्लोन चक्रवात, तो चक्रवात में ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन सीखने के बाद आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि उसको वही सीख सकता है जो कि ये सब सीख लिया है। दूसरी चीज़ है इसमें आप हीट बजट और स्ट्रक्चर, अगर एटमॉस्फेयर में वर्टिकल स्ट्रक्चर सीख लेते हैं और हीट बजट सीख लेते हैं और इसके बाद प्रेसिपिटेशन थ्योरीज और जेट स्ट्रीम और ये आपका साइक्लोन्स और इस तरह से अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, यही मेन टॉपिक्स होंगे जो कि जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन इस तरह से पूर्वानुमान करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिविल में एक बार पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, राइट इन 100 वर्ड्स, ऐसा भी पूछा जाता है। इसलिए ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और क्लाइमेटोलॉजी भला किस सब्जेक्ट को नहीं प्रभावित करता। क्लाइमेटोलॉजी का संबंध सभी नेचुरल साइंसेस से है,
नेचुरल साइंसेस मतलब बायोलॉजी से है, जियोलॉजी से है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, सभी नेचुरल साइंस है। और क्लाइमेटोलॉजी का संबंध सभी ह्यूमैनिटीज या ह्यूमन साइंसेस से भी है। ये क्लाइमेटोलॉजी या वेदर इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है, सोसाइटी को करता है, पॉलिटिक्स को करता है, एग्रीकल्चर को, सबको प्रभावित करता है। इसलिए इसको सीखना हमारा मानव का धर्म है, क्योंकि सबसे पहले इसी एटमॉस्फेयर में हम क्या कहे थे। इसलिए क्या का उत्तर हमको ऊपर अगर जाना है तो देना ही पड़ेगा। और भाई कैसा था मौसम, तो इसलिए मानव होने के कारण हम सामान्य जीव से ऊंचे हैं। मानव होने के कारण हमारा धर्म है कि हम इसको अच्छी तरह से सीख लें। तो हम लोग अपने मानव धर्म से ज़्यादा विद्यार्थी धर्म का पालन करने के लिए आइए हम लोग इसमें के एक एक चैप्टर को क्रम से सीखते हैं और उनका मनन चिंतन करके और एक दूसरे से लिंक बना के और उनको बोलने में और लिखने में व्यवहार में लाते हैं। आज आपने क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान के सभी पहलुओं और सभी वेरिएबल्स का लगभग अध्ययन कर लिया। ये आपने एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक काम किया। ये वैज्ञानिक काम आपके मस्तिष्क में आ गया। केवल मस्तिष्क में रखना ही महानता नहीं है। अब आप आशा है कि उसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? जब कभी आप समाचार पत्र पढ़ने लगें तो उसमें वेदर या क्लाइमेट के बारे में दिया रहता है, उस समय उसको आप ध्यान से पढ़ें तो ये वैज्ञानिक नॉलेज आपका व्यवहारिक हो जाएगा। और इस पर कभी कभी वेदर की रिपोर्ट निकलती रहती हैं, उस पर भी बहुत ध्यान से करेंगे तो ये नॉलेज आपका व्यवहारिक हो जाएगा। और इस समय नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, उनको बहुत ध्यान से सीखेंगे और अपने इस साइंटिफिक नॉलेज का यूज करेंगे तो भी आपके जीवन में काम आएगा। और इसके साथ ही साथ आप परीक्षाओं में इसको लिखते समय ध्यान रखेंगे कि ये सब फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब रिलेटिव हैं। इस दृष्टि से अगर आप लिखेंगे तो आपको अंक भी प्राप्त होंगे। और विशेष रूप से जब भारत की जलवायु सीखेंगे और उसमें भारत के मानसून की बात करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा जब इंसोलेशन से लेकर के और अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी तक सभी चैप्टर आपको क्लियर हैं। और इंडिया में रहना है, इंडियन मानसून की अच्छी जानकारी रखना है, इसलिए ये आपका बैकग्राउंड का काम करेगा। और हमारा व्यक्तिगत आपसे एक आग्रह है कि आप क्लाइमेटोलॉजी सीखने के बाद कुछ क्लाइमेटोलॉजी करें, क्योंकि लोग सीख लेते हैं, लंबे लंबे भाषण दे देते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेटिक चेंज की चर्चा हर जगह हो रही है। अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, नहीं सार्वजनिक ज़मीन है, कुछ वृक्षारोपण करते हैं तो पूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। इंसोलेशन से लेकर के सभी फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। इसलिए क्लाइमेटोलॉजी सीखने के बाद आप क्लाइमेटोलॉजी करें, क्योंकि जीवन के ही लक्ष्य है कि आप यहाँ आए तो क्या सीखे, कौन सा विज्ञान सीखे, फिर वहाँ गए तो क्या बताए कि मैं क्या करके आया। केवल इतना बताना कि मैं क्लाइमेटोलॉजी सीख लिया, शायद ऊपर विधाता नहीं खुश होगा जब वो सुनेगा कि क्लाइमेटोलॉजी में होने वाले चेंजेस, उसके कारण होने वाली व्यवस्थाओं में थोड़ी सी व्यवस्था करके आया तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।